तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रोक। ठीक है, अगेन डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन हमेशा याद रखना, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड वही लिखनी होती है जो है। बाकी सब में आप आगे चल के कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो, आगे जो भी है सब टाइप कॉजेस में अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखाना, मगर डेफिनेशन जो जिस टॉपिक की होती है हमेशा वही लिख के आना होता है, वर्ड टू वर्ड अगर नंबर चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया देके रखा है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन। मैं हर वो 2 मार्क के क्वेश्चन पे आपको ऐसा पिंच कर दिया करूंगा कि यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन में लिख के आ जाता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, आप समझ ही नहीं पाते कि क्या, क्योंकि स्ट्रोक का एक नाम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी है। क्यों है अभी समझने की कोशिश करो। स्ट्रोक होता क्या है? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है। किसके थ्रू होती है? फर्स्ट ईयर एनाट, सर्कल ऑफ विलिस की थ्रू होती है। पर क्या है ये? हमारा सर्कल ऑफ विलिस है, हमारी आर्टरियल सप्लाई है पूरे ब्लड की। ये सारी आर्टरीज है ना, एंटीरियर एंटीरियर एंटी कम्युनिटी आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेसलर आर्टरी, है ना। आपकी कितनी की सारी सारी की आर्टरी जो आपकी क्या करती हैं? ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं। यानी क्या वो क्या आर्टरी क्या सप्लाई करती हैं? ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ब्लड में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रही है। यानी स्ट्रोक का सीधा सा मतलब है कि जब ये आर्टरियल सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई किसी ना किसी वजह से रुक जाए। कैसे रुकेगी, क्या सब टाइप है, हम आगे समझेंगे। अभी तो आप ये समझो कि नाम को खोलो। क्या नाम है? सेरिब्रो। सेरिब्रो यानी आपका सेरिब्रम यानी ब्रेन। ब्रेन में वेस्क्यूलर यानी जो वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या होगा, क्या सब टाइप है आगे समझ। उनका एक्सीडेंट होगा, यानी कुल मिला के हमारे ब्रेन को एक दो आर्टरी तो है नहीं, मैंने कितनी सारी आपको सर्कल ऑफ विलिस में आर्टरी दिखाई है ना, कईयों आर्टरी है। कोई भी आर्टरी की अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए, यानी ये आर्टरी इसको सप्लाई कर रही थी, अब ये यहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं हो पा रहा उसको आगे समझेंगे। अब नहीं होने के बाद क्या होगा? बोले सर यहां से अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ये यहां पर ऑक्सीजन पर्टिकुलर पहुंचा रही थी, ऑक्सीजन पहुंचाने की वजह से ये वाला पार्ट ब्रेन का फंक्शन कर पा रहा था। बोले अब क्या होगा? बोले जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि इस ब्रेन के हमारी पूरी की पूरी बॉडी रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन में हम जानते हैं, ब्रेन की एनाटॉमी हमने पढ़ी है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और सबके अपने अपने काम है। तो वो आर्टरी पर्टिकुलर जिस ब्रेन के पार्ट को सप्लाई कर रही थी उसका काम अब चला जाएगा। यानी पैरालिसिस, पैरेसिस, पैरेस्टिस जो भी होना है हम आगे समझेंगे। अभी तो हमने सेरिब्रोवैस्कुलर से इतना समझा कि वो आर्टरियल सप्लाई थी वो रुक गई, उससे क्या हो गया? ऑक्सीजन की सप्लाई चली गई, यानी इंफाक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो वाला पार्ट क्या? डैमेज होने लग जाएगा अब, यानी वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। यानी स्ट्रोक और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इज द सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। क्यों? कॉज्ड बाय द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ठीक है, अब 2 टाइप से रुक सकती है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो। मुझे आप दिमाग लगा के देखो। ये आर्टरी है, ये ब्रेन है मेरा, ये आर्टरी है। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लड कर रहा है फ्लो। अब ये इससे मैं 2 तरीके से रोक सकता हूं। बोले क्या? कि या तो यहां रास्ते में कुछ अड़ जाए, रास्ते में कुछ भी अड़ गया तो अब क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है अब ये ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसको बोलते हैं इस्केमिक, यानी कुछ अड़ गया, अड़ने की वजह से। यानी अब मैं आगे बताऊंगा क्या अड़ सकता है, कैसे और क्या क्या टाइप होते हैं। अभी तो आप एकदम सिंपल बिल्कुल हिंदी में समझने की कोशिश करो। क्या? कि रास्ते में कुछ भी अड़ गया, अड़ने की वजह से ये जो ब्लड फ्लो कर रहा था अब ये नहीं कर पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। पहला रीजन ये हो सकता है। सर दूसरा और क्या हो सकता है? बोले दूसरा और सिंपल रीजन क्या? कि बोले ये आर्टरी जो सप्लाई कर रही थी ये बीच में से टूट जाए, ये गई टूट। अब ये जो टूटने की वजह से क्या हो गई? अब जो ये ब्लड फ्लो यहाँ आगे जा रहा था वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अब जो ब्लड यहां से जो जा रहा था वो यहीं पर खट्टा होके रह जाएगा। खट्टा मतलब यहीं पर क्लॉट बनने लग जाएगा। जो ये ब्लड अब जा रहा था यहीं पर रह जाएगा।
आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टरी टूट गई। दो ही तो होंगे, या तो आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए या आर्टरी टूट जाए। ब्लॉकेज वाले आर्टरी को बोलते हैं इस्चेमिक, इस्चेमिक हेमरेज यानी इस्चीमिया, इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक। और आर्टरी टूटने वाले को बोलते हैं हैमरेज। बोलते ना, आपने कितना सुना होगा, अरे उन्हें हैमरेज पड़ गया, नस फट गई। बोलते ना हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने कभी कभी बहुत सुना होगा, अरे उनकी तो दिमाग में नस फट गई इसलिए मर गए। नस फटने का मतलब क्या है कि आर्टरी रप्चर हो गई, फट गई, उसको बोलते हैं हैमरेज। बोलते ना ब्रेन हैमरेज आ गया। और इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, बोले आर्टरी रुक, आर्टरी में ब्लड रुक गया। अब आप दिमाग लगा के देखो, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा, देखो अभी जो लोग पढ़ रहे हो ना, मुझे आज कंटिन्यूटी में आपकी, क्योंकि लेक्चर बड़ा है, सब कुछ है, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। जो यूट्यूब पे देख रहा है वो तो देखेंगे ही बाद में, लेकिन अभी लाइव पढ़ रहे हो, मुझे प्रेजेंस चाहिए। एक इंटरेक्टिव रखना, बिल्कुल तुरंत के तुरंत रिप्लाई करते जाना है ना, बस माइक ऑन करना, रिप्लाई करना, माइक म्यूट करना। जिसको अच्छे से याद करना है उसको 100% याद होगा जो रिप्लाई करेगा आज। आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा, इस्चेमिक ज्यादा हो सकता है हमारे बॉडी में कि हेमरेजिक? खुद दिमाग लगाओ, देखो इस्चेमिक ज्यादा इसमें लिखा है, क्यों हो सकता है? आप दिमाग लगा के बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस्चेमिक वाला ज्यादा क्यों हो सकता है और हेमरेजिक कम क्यों होगा? कोई बोलेगा? इस्चेमिक वाला क्यों ज्यादा इस्केमिक में होगा? ब्लड क्लॉट्स, सर बोल। ब्लड क्लॉट्स वगैरह के चांस हो सकते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। ये सारे रीजन तो है ही, हम जानते हैं कि क्लॉट ही बनना है, वही रोकेगा। क्यों? हम जानते आज की डेट में सबसे कॉमन कोलेस्ट्रॉल, सबसे कॉमन, हर दूसरा आदमी मोटा हो पड़ा हुआ है, हर दूसरे आदमी का फैट बढ़ा हुआ है, हर दूसरे आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और कुछ हो ना हो, सबसे बड़ी चीज क्या? डायबिटीज। हर दूसरे आदमी को डायबिटीज हो रखी है। तो डायबिटीज इस्चेमिक भी कॉज कराता है, और आपको पता है हेमरेजिक भी कॉज करा देता है, दोनों कॉज कराता है, मगर वो मोस्ट कॉमनली इस्चेमिक कॉज कराता है, डायबिटिक वाला मोस्ट कॉमन। कैसे समझते हैं अभी, आगे चलते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इस्चेमिक। इस्चेमिक है अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मैंने बोला रास्ते में कुछ अड़ गया। इट अकाउंट्स 80% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स। ये 80% है, यानी हेमरेजिक वाला सिर्फ 20% बचता है और 80% ये होते हैं। दो सब टाइप होते हैं। बोले दो सब टाइप क्या हो सकते हैं? आप दिमाग लगा के देखो, ये आर्टरी है, ये आपका ब्रेन है, और ये आर्टरी ब्रेन के अंदर वाली की बात होगी, बाहर की आर्टरी नहीं कि आपके जो कहीं ब्लड क्लॉट बॉडी में कहीं रुक रहा है और आप उसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक ला दो। यानी जो आर्टरी बात हो रही है, जो सब कुछ सर्कल ऑफ ब्लेस वाली आर्टरी की बात हो रही है, यानी जो ब्रेन को सप्लाई करती है। अब आप दो तरीके से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं कि सर दो काम हो सकता है, कि या तो विद इन इधर वाली आर्टरी में ही कोई क्लॉट बन जाए। बोले सर क्लॉट कैसे बन सकता है? बहुत सारे रीजन होते हैं कि पेशेंट में क्या हो जाए, फैटी डिपोजिशन हो, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाए। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जाएगा, अब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाएगा, अब कोई एक आर्टरी में पहुंचा, वहां वो चिपक जाएगा, चिपक के वो क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इस आर्टरी के पूरे ब्लड फ्लो को रोक देगा, तो आप उसको बोल देंगे कि पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक आ जाएगा। यही तो होगा। अब दो रीजन हो सकते हैं। बोले क्या? पहला रीजन ये होता है कि विदिन इसी आर्टरी में बने, जो क्लॉट बन रहा है वो इसी आर्टरी में बनना चाहिए, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। कौन सा बोलते हैं? थ्रोम्बोटिक। और दूसरा रीजन ये होता है कि क्लॉट तो कहीं और बना। अब वो कैसे होता है? वो सर ऐसे होता है, आप सपोज करो बाकी बॉडी की आर्टरी तो क्या बड़ी बड़ी है, अब कहीं भी जैसे क्लॉट बना, मोस्ट कॉमन क्लॉट बनने के सबसे ज्यादा मालूम चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट, क्योंकि हार्ट का ब्लड पंप करके ब्रेन तक पहुंचता है। अब हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या हार्ट की जगह बॉडी में कहीं भी क्लॉट बना, और वो क्लॉट अगर ट्रेवल करके, अब ये कुछ छोटा सा क्लॉट है, अब ये क्लॉट ब्लड में ट्रेवल कर करके कल करके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके कौन सी ब्रेन की आर्टरी में पहुंच जाए। अब दिक्कत क्या होगी? बोले जब तक ये, तब तक तो ट्रेवल कर रहा था जब तक आर्टरी का साइज बड़ा था और क्लॉट का छोटा था। ये तभी तक तो ट्रेवल करेगा। बोले कब तक ट्रेवल करेगा? बोले जब तक ट्रेवल करेगा जब तक आर्टरी का साइज तो बड़ा है और क्लॉट का छोटा है, तो ये बहता रहेगा ब्लड के साथ। मगर क्या होता है कि जब ब्रेन में पहुंचता, ब्रेन में आर्टरी बहुत छोटी होने लग जाती है, बहुत नैरो नैरो आर्टरी होती है। आप सोचो ब्रेन इतना बड़ा, उसके अंदर आर्टरी सप्लाई करी, तो आर्टरी बहुत छोटी होने लग जाती है। जब आर्टरी होने लग जाती है नैरो आगे चल के, और फिर क्लॉट का साइज तो क्या इधर के स्पेक्ट में तो छोटा था, अब यहां वो फंस जाता है।
जब वो बॉडी से कहीं ट्रेवल होके आया तो आप उसको बोलते हैं एम्बोलिक। और एटा मूवमेंट पे अगर कोई क्लॉट बने उसे बोलते हैं थ्रोम्बोटिक। ये याद रखना कि अगर एटा मूवमेंट वो कहीं पर अगर कहीं से ट्रेवल करके आया क्लॉट, तो आप उसको कौन सा स्ट्रोक बोलेंगे? बोलेंगे सर ये एम्बोलिक स्ट्रोक है। किसके अंदर टाइप है? इस्चेमिक के अंदर, क्योंकि जो क्लॉट बनना है यहां ब्लड वेसल रप्चर नहीं हो रही। दो टाइप होगा इस्चेमिक के अंदर। पहला टाइप कौन सा हो गया? पहला हो गया थ्रोम्बोटिक, यानी जो क्लॉट बना वो उसी जगह पर बना। और दूसरा हो गया आपका एम्बोलस। एम्बुलेंस यानी क्या? बॉडी में कहीं और क्लॉट बना था वो, मगर यहां आकर उसने आर्टरी को ब्लॉकेज कर दिया। था कहीं और, आ यहां गया। क्या क्या रीजन हो सकते हैं समझ सकते हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट यानी क्या? थ्रोम्बस फॉर्म्स इन वन ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन। यानी कहां बना? उसी आर्टरी में बना जो आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन को कर रही थी। अब क्लॉट किस किस का होता है? मे बी कॉज्ड बाय द फैटी डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स दैट बिल्ड अप इन द आर्टरीज एंड कॉज डिक्रीज ब्लड फ्लो। ये इसको बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस? एनी फैटी डिपोजिशन, क्या करेंगे? विच कॉज डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या ब्रेन में हो जाए तो वो स्ट्रोक कोज करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस तो बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि ये आर्टरी है और कहीं भी क्या हो जाए, इस आर्टरी की वॉल पर फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए। इस आर्टरी की वॉल पर जब फैट का डिपोजिशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरो मींस आर्टरी, स्क्लेरोसिस माने फॉर्मेशन ऑफ प्लेक। प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये कहीं भी हो सकता है बॉडी में। अगर ब्रेन में हो गया तो ये स्ट्रोक का रीजन बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत होगा तो ये ब्लड फ्लो क्या इसने 50% कम कर दिया। अगर कहीं और ज्यादा हो गया 70% हो गया तो कितना कम कर देगा? आपको स्ट्रोक कोज हो जाएगा। 100% हो गया फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। फिर तो 100% चलेगी, फिर तो ब्रेन ही खत्म हो जाएगा। स्ट्रोक में क्या होता है? बिल्कुल 100% सप्लाई नहीं रुकती, कुछ सप्लाई रह जाती है, 20-30% रह जाती है। 70% भी अगर ब्लॉकेज हो गया ना तो आपको स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी आपकी इम्यूनिटी मतलब आपकी अंदर की टेंडेंसी कितनी है, आपका ब्रेन कैसा है। इसलिए तो बूढ़े लोगों में क्या होता है, ओल्ड एज के बाद ये ज्यादा आने में उन लोगों में ज्यादा क्यों कॉमन हो जाता है? क्योंकि उनका ब्लड फ्लो पहले ही स्लो हो गया है। अब उनका जो अगर थोड़ा भी 50-60% हुआ तो उतने में ही उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे ब्रेन जो यंगर एज में होते हैं उनमें क्या, उनमें ज्यादा अमाउंट में ब्लॉकेज चाहिए, नियर अबाउट 80% 90% ब्लॉकेज चाहिए। वरना हम थोड़े बहुत में काम चला लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। अगर 50% भी होगा तो हम झेल झाल लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हमें समझ नहीं आता, स्ट्रोक में सबसे बड़ी कमी है कि पेशेंट को समझ नहीं आता कि उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। और समझ कब आता है? जब अटैक पड़ चुका होता है। 50% पे हमें समझ तो आ नहीं रहा, इसलिए तो इनके पेशेंट बच नहीं पाते। अगर ये हमें पता चल जाए कि हमको हमारे अंदर 50% हो गया है, तो ये कैसे पता चलेगा? अपने कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स इनके जिसको बोलते हैं टोटल लिपिड्स टेस्ट, इसके टेस्ट कराते रहो, अपने बॉडी में देखो, बीपी हाई मत रखो, डायबिटीज कंट्रोल में रखो। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रोक को डेवलप करते हैं, और यही सारे सब हम कॉजेस स्ट्रोक में आगे चल के पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बोला? occurs when a blood clot thrombus forms in one of the artery that supply blood to your brain. A clot may be caused by the fatty deposit that build up in arteries and cause decreased blood flow. That's called atherosclerosis. ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस आपसे पूछे तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ ब्रेन में हो गया तो फिर वो स्ट्रोक का रीजन बन जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए फिर एक डेफिनेशन बन गई। और क्या क्या हो सकते हैं जो क्लॉट बना सकते हैं? बोले फैटी डिपोजिट के अलावा बहुत सारे रीजन होते हैं। एबनॉर्मल कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर बॉडी में एबनॉर्मल कैल्शियम मिनरल्स अगर इनका डिपोजिशन हो जाए तो कैल्शियम खट्टा होने लग जाता है आर्टरीज में। तो कैल्शियम सॉल्ट्स का एबनॉर्मल डिपोजिशन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ गया, डायबिटीज। कार्बोहाइड्रेट जब भी आई यानी क्या, डायबिटीज। बट डायबिटीज वाले पेशेंट में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बढ़ रही है, तो ये ग्लूकोज और इन सब की वजह से भी क्या होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और डायबिटीज का चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा है, यूट्यूब पे जाना उसको पढ़ो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें क्या ऐसा रीजन होता है कि साइलेंट हार्ट अटैक पड़ जाता है, क्यों स्ट्रोक पड़ जाता है। मैंने बहुत उसको एक डीप क्लियर बताया, उसमें जाके समझना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस फिब्रिन। फिब्रिन का क्या? फिब्रिन पता है? फिब्रिन का मतलब यहाँ पर बहुत प्यारा समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊं, ये मैंने डायबिटीज वाले लेक्चर में जाओगे वहां भी मैंने समझाया है। क्या होता है?
कि आपकी बॉडी की वजह से ही आपको पड़ गया। आप फिब्रिन जानते हो क्या होता है? आपको कहीं भी बाहर चोट लगती है, आपको कहीं भी गिरे, चोट लगी, क्या हुआ कि वहां पर एक फिब्रिन का एक्यूमुलेशन होता है, प्लेटलेट एक्यूमुलेट होती है, और जिसकी वजह से आप हील होते हो, यानी वो एबनॉर्मल जगह घेरती है। मुझे अगर मैं आपसे बोलूं, मैं मैं अभी आपसे क्या बोल दूं कि मैं इस जगह पे गिर गया, अब मुझे यहाँ पर मुझे कट लग गया, कट लगने के बाद यहाँ फिब्रिन का डिपोजिशन होगा, और फिब्रिन डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन होगा, और प्लेग यहाँ पर एक जगह बनाएगा। देखते हो कितनी यार जगह, मगर ये तो सराउंडिंग है, यहाँ तो बहुत सारी जगह पड़ी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर आर्टरी तो नैरो है। अगर आर्टरी में चोट लग गई, और अगर आर्टरी में चोट लगेगी तो उससे क्या होगा? बोले आर्टरी में, जब अगर आर्टरी में चोट लगी और उसमें प्लेग बना, तो वो क्या कर लेगा? वो अंदर की जगह को घेर लेगा। इसी तरीके से होता है कि अगर ऐसी कोई भी रीजन हुआ कि आर्टरी में चोट लगी, मोस्ट कॉमन डायबिटीज में होता है। मालूम डायबिटीज में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, एबनॉर्मल ग्लूकोज बढ़ता है, और ग्लूकोज की बहुत खराब आदत है कि वो माइक्रो एंजियो ट्रोमा कर देता है, यानी छोटे छोटे वो कंटिन्यूअसली आपकी आर्टरी की वॉल से कंटिन्यूअस क्या करेगा? टकराता जाएगा, और टकराने की वजह से, यहाँ कंटिन्यूअस टकराने की वजह से यहाँ आर्टरी की वॉल धीरे धीरे करके रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। और आर्टरी की वॉल जैसी रप्चर होगी, बॉडी की तुरंत कौन सी मैकेनिज्म चलेगी? हीलिंग। अब जैसे यहाँ पर हीलिंग होगी, यहाँ पर तुरंत फिब्रिन्स इकट्ठे होंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा? फिब्रिन का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्लॉट बन जाता है फिब्रिन्स का, यानी बॉडी तो उसको हील कर रही है, मगर इससे क्या मतलब? आर्टरी का ब्लड फ्लो तो कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये कुछ उम्मीद से ज्यादा ही बड़ा बन गया तो आपको स्ट्रोक दिला सकता है। और अगेन सबसे मोस्ट कॉमन कि बोले अगर चलो ठीक है ये ज्यादा बड़ा नहीं बना तो क्या होगा? मगर डायबिटीज रही पेशेंट को तो वो क्या कर देगा कि वो कंटिन्यूअसली, अब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो इस प्लेग से टकराएंगे, कंटिन्यूअसली इससे टकराएंगे, और इससे टकराने की वजह से किसी दिन ये प्लेग अगर फट गया, और जिस दिन ये प्लेग फट जाता है वो पूरा का पूरा आर्टरी को ब्लॉक कर देता है एक साथ, और पेशेंट अभी आपसे 5 मिनट पहले बात कर रहा होता है, और 5 मिनट बाद उसको स्ट्रोक आ चुका होता है। या अगर ये हार्ट में हो गया तो साइलेंट हार्ट अटैक आ गया होता है, और ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक आ गया होता है। पता पड़ता है कि 5 मिनट आपसे पहले बात कर रहा था, 5 मिनट पहले हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, या स्ट्रोक आ गया, या डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोसेस तो बहुत लंबे समय चली थी, लेकिन जिस टाइम फट गया उसी टाइम एकदम उसने तुरंत काम कर दिया, और आपको लगा अरे ये तो 5 मिनट पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक क्या हो गया? अचानक कैसे डेथ हो गई? कोई रीजन नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन रीजन बहुत पहले से बन रहे थे, आप नहीं पकड़ पा रहे थे। ठीक है, ये फिब्रिन मोस्ट खतरनाक चीजें हो जाती है बॉडी में। और सबसे बड़ा डायबिटीज, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ प्लेग। अब मुझे आप एक बात बताओ, मोस्ट कॉमन, इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी कि क्या कॉमन साइड होते हैं प्लेग फॉर्मेशन के? जो प्लेग फॉर्मेशन इंक्लूड ऑरिजिन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखो कोई भी चीज है, प्लेग फॉर्मेशन आप किधर पसंद करोगे? कोई भी अगर कोई भी आर्टरी में खट्टा होना चाहता है तो मालूम है दो जगह पर कोशिश करेगा खट्टा होने की। क्या? कि जिधर से आर्टरी की शुरुआत हो रही है उधर पर, क्यों? उधर वो नैरो होती है, या फिर आर्टरी जहां पर नैरो है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी जगह प्लेग को मालूम कौन सी लगती है अपने आप को बनाने के लिए? जहां पर आर्टरी ऐसे टर्न ले रही होती है। अब यहां पर आर्टरी क्या इस तरीके से ब्लड को क्या होना है? अब ब्लड यहां पर इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न लेगा, मगर अब जो ब्लड के अंदर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है या कुछ भी है, मैं अब नाम नहीं दूंगा, कुछ भी हो सकता है, अब वो जब इसके साथ ट्रेवल करता है तो वो उसके लिए क्या, अब वो कंटिन्यूस यहां से टकराएगा, और टकराने की वजह से वो उस जगह पर कंटिन्यूसली खट्टा होने लग जाता है। और ऐसी जगह बहुत ज्यादा प्रोन होती है स्ट्रोक के लिए, जो क्या एक एंगल पर मुड़ रही होती है। तो ये बहुत प्रोन एरिया होते हैं स्ट्रोक बनाने के लिए, आर्टरीज की वो साइड्स जहां पर क्या टर्न हो रहा होता है, प्लस आर्टरी की ओरिजिन वाली साइड, प्लस वो वाली आर्टरीज जिनके बहुत सारे आगे चल के बाइफर्क्यूशन होने वाले हैं। बाइफर्क्यूशन यानी ब्रांचेस में, जैसे ये आर्टरी है, ये आगे चल के अब अगली अपनी अलग एक ब्रांचेस में जाएगी, इस तरीके से ये आर्टरी दो ब्रांच में डेवलप होगी। तो ये जगह बहुत कॉमन हो गई उसके लिए प्लेग पर। आप खुद सोचो ना, जहां पर टिल्ट होंगे, जहां पर टर्न होंगे, ऐसी जगह पर बहुत कॉमन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड वहां पर टकराएगा, और टकराने की वजह से जो चीजें ब्लड के साथ बह रही वहां पर चिपकने लग जाएंगी। तो ऐसी जगह बहुत कॉमन होती है। इसलिए ऑरिजिन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज एंड बेसिलर आर्टरी के जंक्शंस, ये बहुत कॉमन साइड होते हैं प्लेग फॉर्मेशन के लिए। सिंपल सी बात है, जो कॉमन साइड है प्लेग फॉर्मेशन के लिए वही आर्टरी कॉमन होती है स्ट्रोक के लिए। और क्या? तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ये बहुत कॉमन होती है स्ट्रोक के लिए। ठीक है, क्लियर? अभी इनको आगे करके और एक एक करके एक आर्टरी को समझेंगे हम बाद में।
आगे चल के एक आर्टरी को हम समझने वाले हैं कि वो आर्टरी का अगर स्ट्रोक आ गया तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे रहेगा, ठीक है। सेकंड वन, एम्बोलिक स्ट्रोक में आपको पहले ही पूरा समझा चुका हूं कि एम्बोलस बना कहीं और मगर वो यहां आ गया, यानी कि एन एम्बोलिक स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट और अदर डेब्रिस फॉर्म अवे फ्रॉम योर ब्रेन, और मोस्ट कॉमनली हार्ट में होती है, मोस्ट कॉमनली। बाकी बन कहीं भी सकता है बॉडी में और वो ट्रेवल करके ब्रेन तक आ जाए क्लॉट, और वहां फिर ब्लड फ्लो रोक दे। तो अगर ड्रॉप फ्रॉम अवे फ्रॉम योर ब्रेन कॉमनली इन योर हार्ट एंड इज स्वेप्ट थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू लॉज इन नैरोयर ब्रेन आर्टरीज, वही मैंने कहा था। उधर अब आप बोलोगे सर वो क्लॉट ट्रेवल करके कैसे आ गया, क्योंकि उधर तो आर्टरी के साइज बड़े थे, क्लॉट उसके रिस्पेक्ट में छोटा था, मगर आगे चल के जब आर्टरी ब्रेन में हो गई छोटी, क्लॉट पड़ गया बड़ा, अब वो वहां पर क्या कर देगा, ब्लड स्ट्रीम को रोक देगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्लॉट इज कॉल्ड एज एम्बोलस, यानी इस्चेमिक के अंदर हमने दो सब टाइप पढ़ लिए, इस्चेमिक स्ट्रोक पढ़ा, उसके अंदर हमने दो सब टाइप पढ़े, पहला हमने पढ़ा कौन सा, थ्रोम्बोलिक, थ्रोम्बोटिक, और दूसरा हमने पढ़ा एम्बुलस, ठीक है, हमारा खत्म हो गया। दूसरा हेमरेजिक, और हेमरेजिक भी अभी मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, क्या बताया था कि जो आर्टरी थी वो फट जाए, रप्चर हो जाए, मैंने बताया था एक में क्लॉट बन गया, ये आर्टरी है, अभी आर्टरी बीच में से टूटी जाए, फट जाए, ये आर्टरी प्रॉपर जा रही थी मगर अब क्या हो गया, रप्चर हो गई। अभी आर्टरी रप्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा, अभी बीच में क्या, अब जो ब्लड यहां से निकल रहा था वो अब यहीं पर क्या हो जाएगा, एक साथ खट्टा होने लग जाएगा, यानी यहीं पर क्लॉट बनाने लग जाएगा, ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा। ये 20% चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा था, इस्चेमिक था। ये कब होगा, ये सबसे ज्यादा कॉमन, आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कॉमन क्या रीजन हो सकता है, सबसे कॉमन टेंशन, हाइपर टेंशन, बीपी, बीपी ज्यादा होगी क्या होगा, ब्लड वेसल की वॉटरी को रप्चर कर देगी, सीधी बात है। मुझे एक चीज बताओ, ये आर्टरी है, ये इसको नेचर ने सिर्फ कितनी 80/120 120 mmHg प्रेशर झेलने के लिए बनाया है सिर्फ। अब बीपी कर लो 200 250 250, अब वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का मतलब क्या, हैवी प्रेशर में निकल रहा, वो कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से आर्टरी की बॉल पे प्रेशर लगेगा और आर्टरी की बॉल हो जाती है रप्चर, फट जाती है, टूट जाती है, और आपको पड़ जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक। कौन सा हैम, सॉरी इस्चेमिक बोल रहा हूं, हेमरेजिक स्ट्रोक तो है मोस्ट कॉमन, इसीलिए टेंशन, इसीलिए लोग बोलते हैं अरे भाई साहब उनको तो बड़ी टेंशन थी और उनको एकदम हेमरेजिक, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। बड़ा आपने मूवीज में सुना होगा टेंशन लेने की वजह से, और एकदम आपने बड़ा मूवी में दिखाते हैं, उन्होंने पुरानी मूवी में टेंशन लेते और हेमरेज हो गया। क्यों टेंशन के लिए बोलते हैं, क्योंकि हाइपर टेंशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, और आप खुद दिमाग लगा सकते हो। तो हेमरेजिक स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल इन योर ब्रेन लीक्स और रप्चर, लीक या रप्चर हो गई, क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कंडीशन हाइपरटेंशन। दूसरी, ओवर ट्रीटमेंट विद एंटीकोगुलेंट, दैट इज हेपेरिन, हमें पता है हेपेरिन क्या होता है, हाँ, और हेपेरिन करता क्या है, हेपेरिन ये उन लोगों में दिए जाते हैं जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हार्ट की प्रॉब्लम्स में एंटीकोगुलेंट्स की मेडिसिन दी जाती है, क्यों, क्योंकि ये ब्लड को पतला करती है, हार्ट पे लोड ना आए। अब पतला करने के चक्कर में, पतला करने के चक्कर में कुछ इतना ज्यादा पतला हो जाता है ब्लड कि बीपी रेस कर जाती है, और उस वजह से आपकी आर्टरीज की वॉल्स रप्चर कर जाती है। प्लस बीपी भी रेज ना करे मगर ब्लड इतना डाइल्यूट हो गया है कि वो आर्टरी की वॉल्स पे कंटिन्यूअस इतना प्रेशर लगा देता है, इस वजह से वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये एंटीपेरिन की टेबलेट जनरली किस में देते हैं, जिनकी बीपी, जिनको क्या है ब्लड डाइल्यूट, जिनकी लो बीपी रहती है उनको देते हैं कि ब्लड डाइल्यूट कर दो। मोस्ट कॉमनली ये देते हैं हार्ट पेशेंट्स को, एंटीपेरिन ड्रग देते हैं, या फिर सर्जरी से पहले। बहुत सारे आपको अगर समझना है, अच्छे से समझना है एंटीकोगुलेंट, तो मेरे चैनल पे जाना, फार्मा वाले उसमें जाना, मैंने पूरा एंटीकोगुलेंट ड्रग समझाया है, पूरी मैकेनिज्म उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो अगर समझना है, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग से ट्रीटमेंट ले रहे हो। एन्यूरोमस, मोस्ट कॉमन एन्यूरोमस में आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं क्या होता है एन्यूरोमस। ये होता है एन्यूरोमस। जैसे ही लेक्चर हो फटाफट सबकी सब आ जाना, ठीक है। क्या होता है कि एबनॉर्मल आर्टरी की जो वॉल है ना, वो देखो आर्टरी की वॉल जानी तो इस तरीके से चाहिए थी, मगर एबनॉर्मल आर्टरी की वॉल अपना साइज बना लेती है एबनॉर्मल इस तरीके से। बहुत सारे रीजंस होते हैं,
एनिरोमस के बहुत सारे रीजन होते हैं, मगर आप तो ये समझो कि अगर एनिरोमस किसी भी रीजन की वजह से हो जाए वो आपको हेमरेजिक स्ट्रोक दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप दिमाग लगा के देखो, जब ये आर्टरी की वॉल अगर अपना इतना बड़ा साइज बढ़ाएगी तो जो इधर की वॉल है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या कैसी हो गई, पतली तो हो जाएगी। अगर तुम बैलून है उसमें हवा भर दोगे तो क्या हो जाएगा, बैलून की जो वॉल है, जो बैलून की है वो तो पतली तो हो जाएगी, तभी तो फट जाता है। तो इसी तरीके से एबनॉर्मल अगर आर्टरी अपना इस तरीके से बना लेगी तो क्या होगा, किसी दिन जब इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ये फट जाएगी, और फट गई तो आर्टरी फट गई। अब आर्टरी फटने के बाद क्या है, सारा ब्लड यही निकलने लग जाएगा, यहाँ ब्लड जा ही नहीं पाएगा अंदर। तो आपको क्या कॉज हो जाएगा, हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज हो जाएगा। तो एक कॉमर्स एक कौन को क्या हो गया, एनिरोमस भी आपका क्या हो गया, रीजन हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक का, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब ये आपका एनिरोमस मैंने आपको बता दिया। एनिरोमस बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, बहुत सारे, कोई आर्टरी की वॉल्स में प्रॉब्लम हो जाए या बहुत हजारों रीजन होते हैं, कैल्शियम एब्नॉर्मल चेंजेस, बहुत सारे रीजन होते हैं। आप तो ये समझो कि एनिरोमस भी, अगर एनिरोमस किसी भी रीजन की वजह से हो जाए, अगर वो एनिरोमस कहीं ब्रेन की आर्टरीज में हो गया तो वो आपको हेमरेजिक स्ट्रोक करा सकती है। ठीक है, आपको रीजंस याद होने चाहिए। अब हेमरेजिक स्ट्रोक भी दो जगह हो सकते हैं आपके ब्रेन में। बोले सर कहां कहां हो सकते हैं? बोले दो चीजें होती हैं, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारा एक ब्रेन है, इसके ऊपर मेनिंजेस होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? बोले पाया होती है, फिर एर्केनॉइड होती है, फिर ड्यूरा होती है ना। अगर ब्रेन में हो जाए, ब्रेन में जो ब्रेन की जो आर्टरीज है अगर उनमें रप्चर हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? बोलेंगे इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। और वो अगर मेनिंजेस में हो जाए तो बोल दो सब आर्केनॉइड हेमरेज। कुछ अलग बोला क्या मैंने? दो ही चीज तो बोली कि अगर ब्रेन के अंदर रप्चर हो गई आर्टरी तो बोल दो ब्रेन के अंदर यानी इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, और अगर मेनिंजेस में हो जाए तो बोले सब आर्केनॉइड हेमरेज। क्योंकि सब आर्केनॉइड स्पेस मैंने बताया था, आर्केनॉइड और पाइया के बीच की स्पेस को सब आर्केनॉइड स्पेस बोलते हैं, यानी मेनिंजेस वाला। आप तो सिंपल सिंपल याद रखो, मेनिंजेस वाला। अब एक दिमाग लगा के देखो, अब जो इधर होगा वो कौन सी आर्टरी में होगा? वो बड़ी आर्टरीज में होता है, लार्ज आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि ब्रेन के ऊपर जो सर्कल ऑफ ब्लेस है वो ब्रेन के ऊपर से सप्लाई करता है, ब्रेन के ऊपर से, और उसके अंदर की जो छोटी छोटी आर्टरी है वो जाके धीरे धीरे ब्रेन में घुसती हैं और ब्रेन के इंटरनल पार्ट को सप्लाई करती हैं। आप भी दिमाग लगाओ, बड़ी बड़ी आर्टरीज अगर ब्रेन के अंदर अंदर घुस जाएंगी तो जगह तो है नहीं, फिर वो आर्टरीज ही दबने लग जाएंगी। तो ब्रेन के अंदर तो छोटी छोटी आर्टरीज घुसती हैं, बहुत नैरो नैरो आर्टरी घुसती हैं। अगर ब्रेन के अंदर अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तो कौन सी आर्टरी रप्चर होंगी? बोले स्मॉलेस्ट आर्टरी, जो छोटी छोटी आर्टरी होती है। और ऊपर सरफेस लेवल पे कौन सी आर्टरी होती है? बोले सरफेस लेवल पे बड़ी बड़ी आर्टरी होती है। तो जो लार्ज ब्लड वेसल्स है अगर वो रप्चर होंगी तो कौन सा हेमरेज होगा? बोले सर सब आर्केनॉइड हेमरेज होगा। और स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो कौन सा स्ट्रोक, कौन सा होगा? तो बोले सर इंट्रासेरिब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक होगा। सिंपल है ना, कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन हो ऑन द स्पॉट बोलना, ठीक है। तो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज मैंने क्या बोला कि इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ सेरिब्रल वेसल्स, यानी सेरिब्रल यानी ब्रेन के अंदर की वेसल्स, विद सब्स्टिट्यूएंट ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन। अब सीधी सी बात है, जब ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है तो ब्लीडिंग भी तो ब्रेन के अंदर ही होगी ना, बाहर तो होगी नहीं। तो ये तो कुछ बात है ही नहीं है, लिख ही सकते हो। अफेक्टेड में लेंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब मैंने बताई थी स्मॉल ब्लड वेसल्स क्यों, क्योंकि लार्ज ब्लड वेसल्स तो ब्रेन के अंदर घुसेंगी नहीं, जगह है नहीं है। लार्ज घुसेंगी तो वो खुद दबने लग जाएंगी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की वजह से। छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जा रही होती है ब्रेन के अंदर, वो अगर रप्चर हो गई तो फिर आप बोलते हो कि सर इंट्रासेरिब्रल हेमरेजिक आया है। और अगर मैं बोल दूं कि जो लार्ज ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है तो वो ब्रेन के अंदर तो जाती नहीं है, वो ऊपर के लेवल पर रहती है। तो वो कौन सी हेमरेज होती है? सर वो होता है सब आर्केनॉइड हेमरेज, यानी सब आर्केनॉइड अकर फ्रॉम दी ब्लीडिंग इनटू दी सब आर्केनॉइड स्पेस, यानी मेनिंजेस वाला स्पेस, अफेक्टिंग मेनली लार्ज ब्लड वेसल्स। ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब एक थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पर, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। व्हाट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक? ये टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है लेकिन इसे मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक होता नहीं है। बोले सर ये कैसे स्ट्रोक नहीं होता? इस तरीके से होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये आर्टरी है, ये इस्केमिक का ही टाइप होता है, हेमरेजिक का नहीं। देखो अगर आर्टरी को रप्चर होना है तो वो पूरी होगी, आर्टरी फटेगी तो पूरी फटेगी। लेकिन आर्टरी में अगर कुछ चीज अड़ रही है, कोई क्लॉट बन रहा है, तो वो तो परसेंटेज में बन रहा था ना सर, अभी हमने बात करी कि वो तो परसेंटेज में बन रहा था। सपोज अगर किसी को यहाँ 50% क्लॉट बन गया, यानी 50% क्लॉट बनने का मतलब क्या है, जो यहां से अब 100% ब्लड फ्लो कर रहा था वो अब सिर्फ 50% ही तो करेगा। अगर पेशेंट को 50% पे सिम्टम्स आ गए, यानी उसको नॉर्मल सिम्टम्स आ गए, पेशेंट को लगा अरे भैया कि मतलब वो चक्कर वक्कर आ रहा है, वो फटाफट दौड़ के हॉस्पिटल पहुंच गया, और हॉस्पिटल में उसने, डॉक्टर ने समझ लिया अच्छा ऐसे स्ट्रोक आ रहा है, और उसने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, यानी स्ट्रोक आ नहीं पाया, मिनी स्ट्रोक था, पेशेंट पहचान गया
पेशेंट समझ गया, यानी ये इस्चेमिक अटैक नहीं था, ये ट्रांजिएंट था, ऐसा था कि मिनी स्ट्रोक था। मगर अगर ये कहीं 50% से 80% कोई प्रॉपर आ जाता तो फिर आप इस्चेमिक स्ट्रोक बोल देते। तो ये क्या है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक, समटाइम्स नोन एज मिनी स्ट्रोक। ये स्ट्रोक नहीं था, मिनी स्ट्रोक था, यानी पेशेंट को क्या मिनिमम टू मिनिमम सिम्टम्स में उसका काम निबट गया, वो ठीक हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया क्योंकि उसे समझ आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ये हो जाए ना तो आप बहुत फायदे में हो, क्योंकि आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको अटैक आ रहा है। अगर आपको समझ आ गया, लेकिन देखो हेमरेजिक में समझ नहीं आता, क्योंकि हेमरेज में तो सीधी रप्चर हो जाती है, वहां खेल खत्म। ट्रांजिएंट में आप फिर भी समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज में खेल होता है कि कितने परसेंट रप्चर हो रही है, ठीक है। तो एंड ट्रांजिएंट इस्चेमिक समटाइम्स नोन एज मिनी स्ट्रोक, इट इज अ टेम्परेरी डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ देर के लिए अब डॉक्टर हॉस्पिटल पे पहुंचे तो फटाफट आप इस क्लॉट को हटवा देते हो, या फिर ये क्लॉट खुद निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? कि बीच में ये ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कभी कभी, ये मालूम कितना प्यारी चीज मैं आपको बताऊं। ये क्या हुआ, जैसे अपन इस्चेमिक में दो टाइप में पढ़ के आए थे। क्या होता है कि एक तो खुद यहां बनता है और एक दूसरा चल के आ रहा होता है, एम्बुलेंस वाला चल के आ रहा होता है ना, उसमें ये बहुत कॉमन होता है। क्या होता है, अब जैसे ये आर्टरी कहीं पर ब्रेन की आर्टरी ले रही थी टर्न, ठीक है, अब नीचे से बॉडी से कोई क्लॉट चल के आया, ये आ रहा है मस्त ट्रेवल करके और ये यहाँ पर अड़ गया। अब इसने क्या एकदम सडन आपका बंद कर दिया, सडन हो गया कि नहीं, लेकिन इसने इतना बड़ा नहीं था कि ये पूरी की पूरी आर्टरी बंद कर दी, इसने थोड़ा बहुत ही करा। अब एकदम आपको सिम्टम आएंगे, लेकिन हुआ क्या, अब हुआ ये भी कि यहां पर ये जो 50% ब्लड फ्लो क्या हो गया, वो कम हो गया, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ देर बाद ये ब्लड फ्लो अपने आप ही यहां से आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये बना तो है नहीं जो यहाँ पे चिपका रहेगा, ये तो कहीं से और से आके सिर्फ अटक गया। अपन जैसे घर की नालियां होती है ना, कोई चीज आके अटक जाती है पाइप में, अपन थोड़ा सा पानी का प्रेशर डाल दो तो वहां से निकल जाता है। सेम उसी तरीके से होता है कि आर्टरीज में कोई चीज अटक जाती है, अटकने की वजह से ऑटोमेटिक यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और ये क्लॉट अपने आप आगे निकल जाता है। तो उस वजह से पेशेंट को एकदम ऐसा लगता है कि स्ट्रोक आया, और वो पहुंचता है और उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, या डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो डॉक्टर एमआरआई निकाल लेता है और देख लेता अच्छा ये था, और उसको फिर उसको स्ट्रोक को, वो जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिनी स्ट्रोक। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट सुने होंगे जिनको एकदम स्ट्रोक आया था, लेकिन उनको कुछ वो क्या मिनिमम टू मिनिमम में ही निपट गए, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए तो ठीक हो गए, उसको मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। वरना इस्चेमिक स्ट्रोक प्रॉपर आएगा फिर तो भैया बेड रिडन होना ही है, पैरालिसिस आना ही है, आना है, ठीक है। और थोड़े बहुत में निपट रहे हो तो समझ लो कि सर ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक आया था, यानी मिनी स्ट्रोक था पेशेंट को। is a temporary decrease in blood supply to a part of a brain which may last as little as 5 मिनट। ये 5 से 7 मिनट चलता है और ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास अगर आप प्रॉपर पहुंच गए तो आप आगे का ट्रीटमेंट करा लोगे, वरना आपने समझा रहे नॉर्मल था ये था, फिर वो आगे जाके कहीं और फंस जाएगा। अभी तो चलो इतनी इतनी आर्टरी नैरो नहीं आई थी इसलिए आप बच गए, आगे कहीं और ज्यादा नैरो आ गई तो काम खत्म, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ जब भी कोई पेशेंट को लगता है तुरंत डॉक्टर के पास एकदम भागो। क्योंकि क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ सिम्टम्स आए जो स्ट्रोक जैसे थे, तुरंत भागो। क्या सिम्टम्स होंगे हम आगे बात करेंगे अभी एक एक को, ठीक है। मैं खुद बताऊंगा क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। लाइक एन इस्चेमिक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक कोर्स व्हेन अ क्लॉट और डेब्रिस ब्लॉक ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। यही तो मैंने बोला भी, क्या होता है कि क्लॉट कहीं से आया बट नो परमानेंट टिश्यू डैमेज। परमानेंट टिश्यू डैमेज क्यों नहीं? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसने अड़के रह गया और पूरा ही ब्लड फ्लो रोक दिया। और नो लास्टिंग सिम्टम्स, ऐसे नहीं जैसे जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं कंप्लीट पहले से, उनकी तरह नहीं होता, ठीक है। ये है ना, एक तरीके से सब टाइप है। और क्या है, और क्या क्या, एक आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन, ये भी मैं आपको सबको पूरा लेक्चर पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन्स बगल बगल में जा रही होती हैं उनमें क्या एबनॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं। एबनॉर्मल रिलेशन का मतलब क्या, ये बर्थ डिफेक्ट होता है। ये आर्टरी है, ये क्या है, वेन है, इनकी जब ये पास पास में जारी होते हैं, इनकी एबनॉर्मल बचपन में ये मोस्ट कॉमन होता है, इनकी वॉल्स आपस में चिपक जाती है। उससे क्या होता है, बोले इधर का ब्लड इधर जाने लग जाता है और इधर का ब्लड इधर जाने लग जाता है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जो पर्टिकुलर आगे का पार्ट है वहां ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। तो आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशन में बहुत बड़ा, अगर ये ब्रेन की आर्टरीज में हुआ, कहां पर ध्यान रखना, मैं बार बार आर्टरीज बोल रहा हूं तो ब्रेन की बोल रहा हूं, बॉडी के रिस्पेक्ट में नहीं समझ। तो हमने क्या बोला था कि आर्टरोवीनस मालफॉर्मेशन भी एक, क्योंकि हमें पता है कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ, तो ये भी स्ट्रोक का रीजन हो सकता है। अगर हर्ट में होता है तो हर्ट की प्रॉब्लम्स के लिए होता है, और ब्रेन में हो जाए तो स्ट्रोक के लिए। मैं बार बार अगर कोई भी चीजें बोलता हूं जो आर्टरी के लिए खराब है, जैसे एन्यूरोमस, आर्टरोवीनस मालफॉर्मेशन, और आगे 10 चीजें बोलूंगा,
वो सब की सब आपको आर्टरी, ब्रेन आर्टरी यानी सर्कल ऑफ विलिस के रिस्पेक्ट में ही समझना है, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, अब अगेन में ये बताने की जरूरत नहीं, मैं तब से बोलते आ रहा हूं। हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज में क्या क्या, मैंने बोला जितनी भी हार्ट डिसीज है सब लिख दो, क्योंकि सबका ब्लड फ्लो डायरेक्टली ब्रेन पे जाना होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर चुका हूं। हाई कोलेस्ट्रॉल, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, डायबिटीज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप। जो लोग सोते हैं ना उनको इतनी भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया वो सांस नहीं ले पाते, तो ये भी मोस्ट कॉमन, ये भी आर्टेरियल प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई और ये इतनी खतरनाक हो गई है कि ब्रेन तक पहुंच गई, तो भी ये स्ट्रोक कॉज करा देती है। इसलिए याद रखो कि जिन लोगों में ऐसा लोग को फील होता है कि उन्हें रात में सोने के टाइम पे सांस नहीं ले पाते, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है सांस लेने में, ऐसा लगता है कि भैया गला चौक हो जाता है, मालूम इन लोगों में होता क्या है इसमें, मैं आपको बताऊं, समझना। ठीक है, इनका जो ये होता है ना फेरिंग्स, ये लेरिंग्स, जिससे ये इनका ट्रैकिया होता है, ये जो ट्रैकिया की मसल्स होती है ना, आप क्या होता है, आप मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, ये ट्रैकिया की मसल्स हैं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है यानी खिंची हुई है तो ये दूर दूर है, तो बीच में जगह है, आप सांस ले सकते हो। ये मसल्स दूर दूर है तभी तो आप सांस ले पा रहे हो। अब ये मसल्स हो जाए रिलैक्स यानी पास में कहीं चिपक, अब बीच में नहीं है जगह, अब सांस कैसे लोगे, कैसे लोगे सांस। सांस लेने के लिए क्या मतलब है कि एक तरीके से ट्रैकिया क्या है, पाइप है, पाइप के आसपास इधर की मसल्स और इधर की मसल्स ये होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तब उसमें जगह बनी रहेगी, तब आप सांस ले पाओगे। मैं भी सांस इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रैकिया की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है, वो दूर दूर है, तब मैं सांस ले पा रहा हूँ। स्लीप में भी क्या होता है, उन्हें कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन में रहना चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर रिलैक्स हो गई तो वो चिपक जाएंगे, सांस ले नहीं पाओगे। अब इन लोगों में यही प्रॉब्लम होती है, इनकी जो ट्रेकियास की मसल्स होती है ना, ये सब क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, एबनॉर्मल रिलैक्स हो जाती है, होनी नहीं चाहिए मगर एबनॉर्मल रिलैक्स होने की वजह से मसल चिपक जाती हैं और ये एकदम सांस नहीं ले पाते, एकदम भड़बड़ा के उठते हैं बहुत तेज। ये मेंटल प्रॉब्लम होती है, मतलब सॉरी मेंटल मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये दिखानी चाहिए। ये भी मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है स्ट्रोक का, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फैमिली हिस्ट्री हो स्ट्रोक की तो उनको भी, और ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक इज अ रिस्क फैक्टर, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक इज अ मिनी स्ट्रोक नॉट अ स्ट्रोक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो एक बार पड़ गया तो तुरंत डॉक्टर पे चले जाओ, वरना क्या पता वो अभी तो वो जो क्लॉट था इसलिए वो आगे निकल गया, आगे का स्मॉल आर्टरी में चला जाओ, फंस गया तो मर जाओगे, तो इसलिए तुरंत भागो। मेन एट हाई रिस्क देन वुमेन, अब मुझे बताएगा कोई मेन हाई रिस्क पे क्यों होते हैं, बहुत सारे रीजन है। क्योंकि मेन में हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होती है, मेन में डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है, और जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेन में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। अब खुद दिमाग लगा लो, अब जब मेन में ज्यादा मिलेंगे, और यही दो मोस्ट सबसे बड़े रीजन होते हैं स्ट्रोक के, एक हाइपरटेंशन, एक डायबिटीज और एक हार्ट डिसीज, और ये तीनों की ही तीनों मतलब गोल्डन पॉइंट्स, और यही तीनों मेल में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तीनों की तीनों ही वुमेन्स में ज्यादा, मेल में मिलते हैं, ठीक है। और इंडिया में मोस्ट कॉमनली मेल्स में मिलते हैं। या फिर यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन थेरेपीज, ये तो आप सब समझ ही रहे हो ना। अब वुमेन्स में जिनकी अर्ली मेनोपॉज हो गई तो उससे क्या होगा, बोले हार्मोनल चेंज होगा, तो वो भी एक तरीके से हो जाता है। बाकी बहुत सारे रीजन आप सब लिख सकते हो, उससे फिर आप 10,000 रीजन और लिख दो जो आपके मन में आते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब तो क्या, ओबेसिटी मोटापा, ये सब तो क्या रीजन हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, लिख दो, ठीक है। हार्ट की सारी डिसीजेस लिख दो, हार्ट वेस्कुलर डिसीजेस, एंडोकार्डाइटिस, है ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी जिनकी हुई हो, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन का मतलब समझते क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इन हार्ट, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इन हार्ट, ये सारे होते हैं रिस्क फैक्टर। और ध्यान रखो प्रिवेंशन क्या होगा, भैया जो रिस्क फैक्टर है उन्हें कम कर दो, वही आपका प्रिवेंशन है, कोई बताने वाली चीज तो है नहीं, बोले ये सारी चीजों को क्या रोक लो, वही आपका प्रिवेंशन है। हाई बीपी है कंट्रोल करो, डायबिटीज ज्यादा है कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कम करो, तो कंट्रोलिंग हाई बीपी, लोअरिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, तंबाकू खाते हो रोको, सिगरेट पीते हो रोको, वही सारी चीजें जो रिस्क फैक्टर है वही प्रिवेंशन बन जाएंगे। डायबिटीज कंट्रोल करो, इनएक्टिविटी तो एक्सरसाइज करो, है ना, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप अपनी आती तो ट्रीट करो, इलीगल जो ड्रग्स ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह अवॉइड करो,
है ना। हेपेरिन पढ़ के आए थे, जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, उनको रोको, उनको कम लो, जरूरत है मगर उन्हें कम यूज में लो। एंटीपेरिन ड्रग, एंटीप्लेटलेट ड्रग, क्योंकि प्लेटलेट्स ही तो फिब्रिन बनाता है, तो ऐसे ड्रग्स कम लो जितनी जरूरत है, कि नहीं। वही सारी बातें आ गई कि नहीं, घुमा फिरा के कुछ अलग नहीं है, वही सारी बात। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नहीं लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से। 5 में ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को, कि स्ट्रोक के पेशेंट, अगर किसी को स्ट्रोक आने वाला है तो 5 क्या साइंस नजर आते हैं, क्या साइन 5 नजर आते हैं। बिल्कुल आप इमेजिन करो आपको स्ट्रोक आने वाला है, सोचो, बिल्कुल तभी चीजें याद होंगी। इमेजिन करो आपको आ रहा है स्ट्रोक। अब आपको सबसे पहले, जैसे ही आप मुझे दिमाग लगा के देखो, जैसे ही ब्लड फ्लो रुकेगा सबसे पहले क्या होता है, सडन नमनेस फील होगी। कहां पर, पहला पॉइंट है सडन नमनेस ऑफ फेस, आर्म, लेग और वन साइड ऑफ द बॉडी। हमेशा याद रखना, पैरालिसिस हमेशा वन साइड ऑफ द बॉडी ही आता है 90%। क्यों आता है भैया, हमें पता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है हमारा, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना, डिवाइड है। यानी आर्टरीज का, अगर इधर की आर्टरीज खराब होती है तो इधर वाला पार्ट जाता है, और इधर की आर्टरीज खराब होती है इधर वाला। आप जानते हो ना, ऑप्टिक चश्मा बनता है, इधर का ब्रेन का काम इधर वाली बॉडी संभालती है, और इधर वाली बॉडी का काम इधर वाला ब्रेन संभालता है। तो सीधी सी बात है, इसलिए एक साइड का, यानी वो तो ऐसा तो नहीं कि दोनों हेमिस्फीयर ही चले जाए, एक ही तो हेमिस्फीयर का फंक्शन खराब होता है, ठीक है। तो जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो सबसे पहले नमनेस मिलेगी, सबसे पहले पेशेंट को क्या फील होगा, सडन नमनेस। नमनेस क्या, उसको एकदम अजीब सा टिकलिंग सेंसेशन फील होंगे, टिकलिंग से, जैसे कोई चींटियां काट रही हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक रही है, फंक्शंस रुक रहे हैं। तो कहां मिलेगा, सपोज मुझे क्या बोलते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब मुझे लेफ्ट ब्रेन में हो रहा है, तो मुझे राइट साइड के में सबसे पहले सिम्टम नजर आएगा कि मुझे राइट फेस, राइट आर्म और राइट लेग में नमनेस फील होगी। नमनेस यानी टिंगलिंग सेंसेशन, यानी वन साइड ऑफ द बॉडी में, सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, वन साइड ऑफ द बॉडी नमनेस फील होगी, पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप खुद दिमाग लगाओ, कोई भी चीज आपको एकदम एकदम भयंकर, कोई खतरनाक चीज आने वाली है, अटैक, स्ट्रोक आने वाला, आपको क्या प्रॉब्लम होगी, नमनेस। दूसरी सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम होती है, एकदम कोई भी आपको एकदम तबीयत खराब हो जाए भयंकर, सडन कंफ्यूजन, ब्रेन की चीज है। अब वो पेशेंट को सडन कंफ्यूजन होने लग जाती है और बोलने में प्रॉब्लम होगी। ये ऐसा नहीं है कि एक एक करके आएंगे, ये 5 साइन है, लगातार आ सकते हैं एकदम कंटिन्यूटी में, एक साथ ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया पहले नमनेस मिलेगी फिर बोलने में तकलीफ होगी, ऐसा नहीं होता, सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन मैं आपको सीरीज में बता रहा हूं जिससे याद हो जाए। नमनेस हो गई फेस के, कंफ्यूज। सेकंड पॉइंट देखो, पहला मैंने बोल दिया नमनेस, नमनेस, ठीक है, नमनेस किसमें, वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सडन कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। भैया आपको कंफ्यूजन हो, आप खुद बोलने में प्रॉब्लम होगी, आप कंफ्यूज हो तो आप खुद अच्छे से नहीं बोल पाओगे। तो सडन कंफ्यूजन, ब्रेन की कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट सबसे पहले मुझे बताओ, लाइन से चलते चलो, कंफ्यूजन होगी, अब दिखने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये अब फिर मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, ये मत सोचना एक एक करके होता है, सब साथ में होता है। मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूं, याद हो, होता सब साथ में है। अब आंखों से दिखने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, अब पेशेंट को नजर नहीं आएगा प्रॉब्लम, यानी सडन क्या हो गया, आईसाइट प्रॉब्लम हो जाएगी, अब उसको दिखने में दिक्कत होने लग जाएगी। फोर्थ वन क्या हो गया, अब अगर पेशेंट खड़ा तो उसका बैलेंस लूज हो रहा है, चल नहीं पाएगा, एकदम ऐसा लगेगा गिर रहा है, गिर ही पड़ेगा, लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस, और अनेबल टू वॉकिंग, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वन, सडन ही सीवियर हेडेक, ये बहुत बड़ा, इतना भयंकर कि उस पर सहन नहीं होगा, कि जैसे कुछ मरने वाला है, सडन सीवियर हेडेक। रिवाइज करो फटाफट, जल्दी जल्दी खुद बोलो, मन में बोलते जाओ, नमनेस, फटाफट रिवाइज करो, सडन नमनेस वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी पे क्या लिख के आओगे, अपल्लिम,
फटाफट सेकंड बोलो, क्या होगा? कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में तकलीफ। तीसरा, दिखने में प्रॉब्लम, आईसाइट प्रॉब्लम। चौथा, बैलेंस लूज होगा, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी। पांचवा, सीवियर हेडेक। पांचों पॉइंट ऐसा नहीं है कि एक एक करके देखते हैं। अगेन बार बार बोल रहा हूं, कोई आपसे पूछेगा अच्छा मुझे क्या बोलते हैं स्ट्रोक की स्टेजेस बताओ, आप स्टेजेस इसी फॉर्म में बताओगे, ऊपर नीचे मत करना। क्योंकि देखो ऐसा है 90% ये होता है कि सब साथ में ही होते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि पहला, लेकिन अगर किसी को स्टेजेस में आएगा तो इसी स्टेजेस में आएगा। पहले ये चीजें खराब होती हैं, क्योंकि ये चीज अगर आप देखोगे तो माइल्ड टू सीवियर चलती आ रही है। पहले कम है, नमनेस कमी तो है, फिर कंफ्यूजन बोलने में, फिर आंखें चली गई, फिर भैया खड़े ही नहीं हो पा रहे, फिर हेडेक, यानी इस माइल्ड टू सीवियर में चले आ रहा है। मगर आपसे पूछे क्या पेशेंट में, आपको एकदम पेशेंट में इतनी स्पीड में होती है आप पकड़ नहीं पाते, होती तो स्टेजेस में ही है, लेकिन इतनी जल्दी होती है कि ऐसा नहीं होता अच्छा एक हुई तो 5 मिनट का गैप हुआ। आपको दिख जाए तो दिख जाए, वो अलग बात है, मगर जनरली पेशेंट में एक साथ ही होती है, आप नहीं पकड़ पाते अच्छा ये पहले होगी, ये होगी, ये होगी। मगर आपसे कोई पूछे राइट दी स्टेजेस, राइट दी स्टेजेस, राइट दी साइन एंड सिम्टम्स, तुरंत इन पांचों को इसी तरीके से लाइन में लिख के आना और पूरे नंबर ले लो। वाइवा में पूछे पूरे नंबर ले लो, ठीक है, याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, स्टेजेस हो गई। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अब एक एक को, ये मतलब आपके लिए बिल्कुल इसमें 90% याद वाला है, 10% समझने वाला। मैं गारंटी दे रहा हूं जितना 10% समझने वाला होगा वो मैं आपको बेस्ट समझाऊंगा, लेकिन 90% आपको खुद याद होना चाहिए। अब देखो सर्कल ऑफ ब्लिस, आप 5 मेन आर्टरीज का पढ़ोगे, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी आ रही है, 5 मेन आर्टरीज का पढ़ोगे। 5 मेन आर्टरी होती हैं जो ब्लॉकेज हो जाए उनका आप पढ़ोगे। पहला आप पढ़ोगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का। कौन सा पढ़ोगे? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप किसका पढ़ोगे? फिर आप पढ़ोगे पोस्टीरियर, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का, ठीक है। इसमें दिख रही है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का तरीके होगी, ये रही, ठीक है। पहले आप पढ़ोगे एंटीरियर का, फिर मिडिल का, फिर आप पढ़ोगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, पोस्टीरियर यही होगी, पीछे देखो ये रही, ठीक है। और फिर आप पढ़ोगे वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, वो दो आर्टरी का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, ये रही बड़ी वर्टिब्रल आर्टरी और ये बेसिलर आर्टरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। इसको 5 नंबर, ये 5 डिफरेंट आर्टरीज का पढ़ने वाले हो आप अभी एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब अगर आपको पता है ये किसको सप्लाई करती है, अब पता क्या याद होना चाहिए, अगर जिसको सप्लाई करती है उसी का फंक्शन होगा लॉस। अब आपको पता है ये अच्छा ये ब्रेन के इस पार्ट को सप्लाई करती है, पहली चीज वो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस पार्ट को सप्लाई करती है उसके फंक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्ट को सप्लाई करती है वो ही जाएगा और जिसके फंक्शन जाएंगे, जिसके